नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बजट की प्रमुख विशेषताएं बतलाएंगे 2022-23, जो कि फरवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 को जो आम बजट केंद्रीय सरकार के द्वारा पेश किया गया है, मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। वित्त मंत्रालय का जो बजट प्रभाग है वह आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण आपको बजट की विशेषताएं, किसको लाभ किसको हानि, क्या संपूर्ण जानकारी बजट की इसमें प्रस्तुत करने वाले हैं। और साथ ही साथ बता दें, आज आपके लिए अंतिम अवसर है। यदि आप हमारी इंटरव्यू की विशेष पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से हमारी कोई प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसके साथ आपको इंटरव्यू की विशेष पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको बजट की सर्वप्रथम तो प्रमुख विशेषताएं बताते हैं। तो अमृतकाल के लक्ष्य, पहला है विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण किया गया है। दूसरा है प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन किया गया है। निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलाने वाला सचक्र यहाँ पर तैयार किया गया है। और बजट से प्रमुख रूप से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, एमपी पुलिस एवं सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो बजट पर आपकी विशेष नजर होनी चाहिए। 4 पर प्राथमिकताएं दी गई हैं। पीएम गति शक्ति पर, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परक कार्य, और चौथा है निवेश का वित्त पोषण। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि निवेश आदि व प्रोत्साहन सभी प्रमुख प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही इसकी भूमिका बना दी थी और 16 जनवरी को उन्होंने स्टार्टअप दिवस बनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि सभी लोग स्टार्टअप प्रारंभ करें। तो बजट में जो 4 प्राथमिकताएं दी गई हैं, पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, और निवेश का वित्त पोषण। अर्थव्यवस्था की बहाली देश की प्रतिरोधक क्षमता की द्योतक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था की बहाली देश की प्रतिरोधक क्षमता की द्योतक है। फर्स्ट लॉकडाउन के समय हमारी जीडीपी कहाँ गई थी, फिर उसने पुनः जहाँ हम थे एक अच्छे लेवल पर, और फिर उसके बाद जीडीपी गिरी, फर्स्ट लॉकडाउन में सर्वाधिक मात्रा में गिरी थी। उसके बाद फिर वह उत्थान की ओर गई, और जब दूसरी लहर आई उसमें वह फिर गिरी, लेकिन इतनी विशेष नहीं गिरी, थोड़ा गिर के और फिर वह फिर ऊपर पुनः उठी। तो यह उसका डायग्राम है। और भारतीय अर्थव्यवस्था सतत बहाली का प्रदर्शन यहाँ पर हमारे इस बजट वीडियो में आपको निरंतर देखने के लिए मिल रहा है। और इसके पश्चात पीएम गति शक्ति क्या है, तो 7 इंजनों यथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना से संचालित राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक्स सहक्रिया है। एक्सप्रेस बेस के लिए मास्टर प्लान तैयार करना। 2022 से 23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम पूरा करना। मतलब इन्होंने राजमार्गों के काम के लिए प्रमुख रूप से बनाया है। इससे कई लोगों को रोजगारी प्राप्त होगा और सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो सरकार का अच्छा प्रयास रहा है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिससे सभी मोड ऑपरेटर में डाटा विनिमय हो सके। यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबाइलिटी स्टैक भी इन्होंने प्रारंभ किया है। और एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों के प्रेषण में सुविधा हो। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। कवच का क्षेत्र विस्तार किया है। नई जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेन का भी इन्होंने प्रारंभ किया है। सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मोड संपर्क भी स्थापित किया है। परंपरागत सड़कों के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में नेशनल रोड बेस्ड डेवलपमेंट प्लान भी इन्होंने आयोजित किया है। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण का कार्य भी किया है। तो इतना इन्होंने जो है पीएम गति शक्ति, यह एक प्रकार से किया जाए तो स्टार्टअप आदि और जो प्रमुख रूप से हमारे ट्रेन, गाड़ी, बस वगैरह जो सार्वजनिक माध्यम होते हैं परिवहन के, इन पर बजट में ध्यान दिया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर यदि चर्चा की जाए, गंगा नदी से सटे कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाले रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया है। कदन उत्पादों की फसल उपरांत मूल्य संवर्धन और उपभोग ब्रांडिंग पर भी प्रोत्साहन किया है। पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता पर भी विचार किया गया है। किसानों की सहायता के लिए किसान डोन्स का प्रयोग किया गया है। कृषि स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना भी की गई है।
यहाँ पर आपको दिखाया गया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, जिसमें 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिल सकता है। तो यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। ऐसी ही 5 और परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है, लेकिन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें 62 लाख लोगों को पेयजल की व्यवस्था होगी। अब यदि बात की जाए शिक्षा, गुणवत्ता प्रद शिक्षा का सार्वभौमिकरण, 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना, महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और उत्प्रेरक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं और कौशल परक ई प्रयोगशालाएं भी खोलने पर विचार किया जा रहा है और इस दिशा में कार्य भी किए जा रहे हैं। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यह बड़ी बात है। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रद सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता प्रद ई विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। एक प्रकार से कहा जाए, कोरोना काल में इन जो ऑनलाइन शिक्षा आदि देखी है उसी को और संवर्धित करते हुए कौशल परक ई प्रयोगशाला, आभासी प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता प्रति विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास में यदि देखा जाए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा दे हेतु के लिए कौशल एवं आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम की स्थापना और ड्रोन ऐसे सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात की जाए, जैसे हमने शिक्षा के बारे में जान लिया, कृषि के बारे में पीएम शक्ति, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या मिला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस बार का बजट इसलिए मायने था क्योंकि निरंतर लंबे समय से जो कोरोना लॉकडाउन के समय स्वास्थ्य सुविधाओं के जो दुष्परिणाम देखे गए उन पर भी विचार किया गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम को प्रारंभ किया जाएगा। एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में समुन्नयन किया जाएगा। तो एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को भी प्रारंभ शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्र में देखा जाए तो हर घर नल से जल, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम महत्वाकांक्षी जिलों के पिछड़े हुए ब्लॉकों के विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम, विकास से वंचित पूर्वी सीमा के गांवों के विकास का लक्ष्य यहाँ पर किया जाएगा। डाकघरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग, 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था भी प्रारंभ की जाएगी। डिजिटल पेमेंट और इसमें एक विचार आया था कि अब डिजिटल करेंसी भी इस बार से प्रारंभ की जाएगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। और इसके बाद जो आपको उत्पादकता, संवर्धन और निवेश पर यदि विचार किया जाए तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के अंतर्गत विश्वास आधारित शासन IT सेतुओं के माध्यम से केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का समेकन किया जाएगा। और साथ ही साथ भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिटी न्यूफिकेशन नंबर भी यहाँ पर जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ आपकी एज ऑफ लिविंग से भी चिप युक्त ई-पासपोर्ट को जारी किया जाना। भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन स्कीमों का क्रियान्वयन और संक्रमण उन्मुखी विकास भी प्रारंभ किया जाएगा। निवेश का वित्त पोषण के अंतर्गत 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक निवेश प्रारंभ किया जाएगा। 2022-23 से RBI के द्वारा डिजिटल रुपये का संचालन भी किया जाएगा। जो हमने आपसे डिजिटल रुपये के बारे में बताया था उसका संचालन भी किया जाएगा। और उदीयमान क्षेत्रों के लिए सम्मिश्रित वित्त भी संसाधनों को जुटाना के अंतर्गत हरित संरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु ग्रीन बॉन्ड्स, डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए अवसंरचनात्मक स्थिति, उद्यम पूंजी और निजी एक्टिविटी निवेश के द्वारा निवेश में सहायता परक उपाय यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। राज्यों को अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान की जाएगी
और कर प्रस्ताव में यदि आपका देखा जाए तो कर प्रस्ताव में गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर कर सकने की अनुमति देना। जो कर इनकम टैक्स से संबंधित चीज़ें हैं वह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो लोग रिटर्न भरते हैं, और जो नहीं भरते हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत देना, यह है प्रमुख सुझाव आया है, प्रस्ताव पारित किया गया है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अतिभार में कमी करना। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को बढ़ाना। कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप्स को शामिल करने की अवधि को बढ़ाना और आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय पर 30% का कर लगाना। बार बार की अपीलों से निजात पाने के लिए मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंधन करना। आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को व्यापारिक व्यय ना माना जाना, यह भी एक विशेष बात है। और विशेष आर्थिक जोनों में सीमा शुल्क प्रशासन को पूरी तरह आईटी संचालित किया जाएगा। सीमा शुल्क छूट की समीक्षा और टैरिफ का सरलीकरण किया जाएगा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक की विनिर्माण में सुविधा प्रदान करने हेतु ग्रेडेड दर संरचना को लागू करने के लिए सीमा शुल्क की दरों में संशोधन किया जा रहा है। भारत में विनिर्मित कृषि क्षेत्र के उपकरणों और औजारों पर ही की जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाना यहाँ पर प्रमुख रूप से है। खालिस्तान से रुपयों का आगमन, तो यदि देखा जाए तो नॉन टैक्स रिवेन्यू से 5%, कस्टम से 5%, जीएसटी से 16%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, इनकम टैक्स से 15%, नॉन डेबिट कैपिटल से 2% एवं जो आपका दर है उससे 35% कर की प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जीएसटी से 16% है एवं 35% लेवल्टी से भी है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%। तो यह सब भी आपके लिए जानना जरूरी है। खालिस्तान को रुपयों का आगमन, मतलब जो खालिस्तान को, मतलब जहाँ से हमें आगमन होती है कहाँ मतलब पैसा लगता है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इंस्टेंट पेमेंट 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी 17%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर से 10%, सेंट्रल सेक्टर स्कैम्स से 15%, अदर और आपके पेंशन जो होता है उससे 4% जाता है, और सेंट्रली इससे भी, और सब ड्यूटी से जो सब डाइस है से 8% आपका होता है। बजट एक नज़र में जो हमने आपका देख लिया है। प्रमुख योजनाओं के लिए भी आवंटन किया गया है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जल जीवन मिशन है, नॉर्मल एजुकेशन मिशन है और पीएम किसान योजना भी है। इसमें कहाँ कितना क्या आवंटन यहाँ पर किया गया है वह भी आपको जानकारी हमारे इसमें प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आज इसकी वीडियो आपने बजट की संपूर्ण जानकारियों के बारे में जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रबंधन, पीएम गति शक्ति, कहाँ कितना निवेश किया गया। तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पूरा नोट करने के लिए है। और आज यदि आप हमारी कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो आपको इंटरव्यू विशेष सीरीज भी प्राप्त होगी। और अब आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लेकर नोट परचेस कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। हैंड रिटन है, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ जुड़ी रहेंगे।